नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS Competition Point 9456। आज जो हमारा सेशन है वह आधुनिक इतिहास का सेशन चल रहा है और उसी में एक सीरीज चल रही है हमारी मराठा साम्राज्य का उदय। मराठा साम्राज्य के उदय में हमने एक वीडियो जो है पहले से ही अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो देखा है पहली वीडियो में वो देखा शिवाजी महाराज। ठीक है, और शिवाजी महाराज के साथ साथ हमने देखा अष्टप्रधान शिवाजी का। तीसरा देखा इनके द्वारा दरों या इनके द्वारा लगाए गए कर, जैसे कि पहले कर की हम बात करते हैं चौथ। क्या था तो चौथ 1/4 होता था आय का। चौथ जो होता था वो 1/4 होता था आय का। और इसके द्वारा क्या किया जाता था कि शिवाजी चौथ जिन राज्यों से प्राप्त करते थे उनको आक्रमण व लूटपाट न होने का वचन देते थे। आक्रमण और लूटपाट न होने का वचन देते थे। जबकि दूसरा जो होता था वो इसमें होता था सरदेशमुखी। ठीक है, ये क्या होता था, आय का 1/10 भाग होता था। इसके द्वारा जिन राज्यों से लिया जाता था उनके हितों की रक्षा करने की गारंटी दी जाती थी। एक जो होता था इसमें होता था मुकामा। क्या होता था तीसरा, एक होता था मुकामा। ठीक है, ये क्या होता था, ये जागीरें होती थी जिसके चलते क्या था, इन जागीरों में ये प्रमुख जो मराठा हुआ करते थे यानी मुख्य मराठा सरदार होते थे, मराठा सरदार जो होते थे उनको दी जाती थी और सबको जो मिलता था नगद वेतन मिलता था। तो इतने हमने जो है शिवाजी के बारे में बात करा। शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 प्रमुख नेता थे, उनके बारे में बात हमने की थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन बनी है या क्या कंडीशन पैदा होती है। उससे आगे देखते हैं क्या कंडीशन थी। फिर हमने देखा शिवाजी का उत्तराधिकार, जिसको आप देख रहे हो आपके सामने है। तो शिवाजी के उत्तराधिकार पर थोड़ी सी हम नजर मान लेते हैं कि शिवाजी का उत्तराधिकार क्या था। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकार में अगर हम पहले शिवाजी का उत्तराधिकार में देखें, सबसे पहले आते हैं संभाजी। ठीक है, संभाजी कहते हैं इनका जो शासनकाल था वो 1680 से लेकर 1689 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ देखें दूसरा हम देखें यहाँ पर, तो संभाजी के बाद में जो आया था वो क्या आया था। संभाजी के बाद में जो देखते हैं तो राजा राम आए और इसमें जो इनका जो शासन था वो 1689 से लेकर अगर हम बात करें तो पूरे 1700 तक इनका शासन चला था। ठीक है, अगर हम तीसरा देखें इनके बाद तो शिवाजी द्वितीय प्लस ताराबाई। हम यहाँ पर देख सकते हैं ताराबाई, इनका नाम आपके सामने आएगा। और इनका शासन 1700 से लेकर कब तक, 1700 से लेकर 1707 तक। कब तक रहा, 1707 तक रहा। ठीक, चौथे नंबर पर जो आए वो कौन आए, साहू जी महाराज आए और इनका शासन जो रहा 1707 से लेकर 1749 तक इनका शासन रहा। ठीक है, यही वह राजा थे जिन्होंने अपने शासन दौरान पेशवा पद को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। जो प्रधान होता था उसको पेशवा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। और इसी पेशवा के रूप में पहले जो व्यक्ति आए वो कौन आए, पेशवा बाजीराव। जो पहले जो पेशवा आए वो कौन आए, पेशवा के रूप में अगर हम बात करें तो पहले पेशवा के रूप में क्या है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ आए। और इन्होंने जो शासन करा वो कब से किया, 1713 से लेकर 1700 अगर बात करें तो 1713 से इनका शासनकाल रहा था। 1713 से इनका शासनकाल रहा था। और कई बार ऐसे देखने को मिला भी है इनका कि 1713 कहीं 1719 लगा, मगर आपको याद रखना 1720। दूसरा व्यक्ति जो है वो कौन है, वो है पेशवा बाजीराव प्रथम।
बाजीराव प्रथम, इनका शासन जो रहा था वो 1720 से लेकर 40 तक रहा था। और तीसरे जो पेशवा बनकर आए वो कौन आए, वो आए आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ, वो फिर बालाजी बाजीराव, कौन आए, बालाजी बाजीराव बनकर आए। और इनका शासन रहा 1740 से लेकर 1761 तक। तो ये वो पेशवा पद थे जिनकी बाद में पेशवाओं ने ही अपनी मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं, वो एक एक इनके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि इन्होंने क्या करा। संभाजी किस तरीके से शासन में आए, राजा राम मोहन राय ने किस तरीके से कमजोर शासक की भूमिका निभाई, शिवाजी के साथ ताराबाई ने किस तरीके से संरक्षिका की भूमिका निभाई, और साहूजी महाराज ताराबाई से किस तरीके से संघर्ष करते हैं और इनको हराकर पन्हाला के किले में भेज देते हैं और अपने आप सतारा के राजा बन जाते हैं। ठीक है, संभाजी ने कैसे शिवाजी के साथ विद्रोह किया, ठीक है, क्यों शिवाजी के साथ विद्रोह किया, इसकी बात हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर क्या कंडीशन बनी ऐसी कि साहूजी महाराज ने पेशवा पद को ज्यादा शक्ति दी, ठीक है, और एक नए सेना कार्यालय नाम से एक पद सृजन किया, जिसके चलते जो है मतलब पेशवाओं की शासन शक्ति जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई, और बाद में वास्तविक शासक के रूप में जो बने वो पेशवा बने। यानी कौन, वास्तविक शक्ति जो मिली वो किसको मिली, वो पेशवाओं को शक्ति मिली, जबकि जो यहाँ पर शासक थे वो केवल नाम मात्र के शासक रह गए। आप इसको नोट डाउन करिए बहुत जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। क्लियर ना, बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक एक राजा के ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं एक एक राजा के ऊपर की क्या बात थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं, आज जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले वो देखने वाले हैं संभाजी। क्या किसे देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं आप संभाजी। क्या है, संभाजी महाराज। ठीक है, तो पहले शासक कौन है, संभाजी महाराज। ठीक है, इनका शासन जो था वो 1680 से लेकर 89 तक। कहां तक बेटा, 1689 तक हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या एक बार ऐसा होता है कि संभाजी का भी जो है शिवाजी के साथ जो है शासन बिगड़ जाता है, और बिगड़ता कब है, ये कंडीशन जब हुई जब शिवाजी जो है अपने छोटे पुत्र राजा राम को क्या करते हैं, वो कोंकण क्षेत्र जो है वो दे देते हैं। क्या देते हैं, कोंकण क्षेत्र जो है दे देते हैं। इस बीच में संभाजी जो है शिवाजी के साथ विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि शिवाजी के साथ विद्रोह क्यों किया गया। तो संभाजी ने शिवाजी के साथ विद्रोह किया था, किसके साथ, शिवाजी के साथ विद्रोह किया था। ठीक है, किसके साथ विद्रोह किया था, शिवाजी के साथ विद्रोह। तो इस बात को भी आप अपने मन में फिट कर लेना अच्छे तरीके से। दूसरी घटना जो घटी वो ये थी कि जैसे ही संभाजी महाराज ने शिवाजी के साथ विद्रोह किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोयराबाई जो शिवाजी की पत्नी थी, कौन, सोयराबाई शिवाजी की पत्नी थी, उनके दिमाग में भी संभाजी को लेकर जो है वो खटास की स्थिति पैदा हो गई थी। खटास की स्थिति थोड़ी सी पैदा हो गई थी, और इसी स्थिति के चलते होता क्या है, इसी स्थिति के चलते जब शिवाजी की जब मृत्यु हो जाती है, तो सोयराबाई जो पत्नी होती है इनकी, ठीक है, ये किसको, राजा राम को उत्तराधिकारी बनाती है। किनको, राजा राम को उत्तराधिकारी बनाती है। इस बात का पता चलता है किसको, संभाजी को इस चीज का पता चलता है। तो संभाजी क्या करते हैं, एक सेनापति होते हैं, सेनापति जिनका नाम होता है हमीर मोहिते होता है। इसकी सहायता से अपने आप को क्या कर लेते हैं, राज्य अभिषेक कर लेते हैं। हमीर मोहिते के चलते क्या है, राज्य अभिषेक कर लेते हैं साजी। ठीक है, फिर क्या होता है कि संभाजी फिर एक काम और करते हैं। क्या करते हैं संभाजी जो होते हैं अष्टप्रधान, जो शिवाजी का अष्टप्रधान होता है, क्या होता है, अष्टप्रधान, इसको क्या कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, नष्ट, क्योंकि संभाजी ने जो है एक अष्टप्रधान भूमिका निभाई थी, तो उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर प्रथा करते हैं कि ये मराठा जो होते हैं, मराठा युद्ध
युद्ध में महिलाओं को यानी कि स्त्रियों को, यहाँ स्त्री शब्द अच्छा लगेगा, स्त्रियों को युद्ध में साथ लेकर जाना शुरू कर देते हैं। कब? साथ ले जाना शुरू कर देते हैं। क्या ले जाना करना शुरू कर देते हैं? साथ ले जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनकी कंडीशन थोड़ी सी ये थी। इतनी बात हम यहाँ से संभाजी महाराज से याद रखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आएंगे वो कौन आएंगे? ठीक है, इसके आगे जो आएंगे वो कौन आएंगे? राजा राम। ठीक है, इसी बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच में जो होती है इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बीच में फिर दूसरे कौन आते हैं? वो आते हैं राजा राम। ठीक है, राजा राम जो बनते हैं वो 1689 से लेकर पूरे 1700 तक रहते हैं, यानी कि 11 साल तक शासन करते हैं। ठीक है, 11 साल तक शासन करते हैं। तो इनका क्या था? इनका सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि इन्होंने नए पद प्रतिनिधि का गठन किया था। प्रतिनिधि का क्या किया था? गठन किया था। पहली बात यहां से याद रखनी है। दूसरी बात यह था कि इनकी पत्नी, यहां से क्वेश्चन याद रखना है, इनकी पत्नी का नाम जो था वो क्या था? ताराबाई था। ताराबाई, इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। एग्जाम में पूछेगा यहां से। ठीक है, पत्नी, इन्होंने मुगलों के साथ विद्रोह किया। क्या किया? मुगलों के साथ विद्रोह किया, और फिर इधर उधर भटकते रहे, और भटकते भटकते जो है इन्होंने जिंजी का किला, आपने नाम सुना होगा, कुछ वर्षों तक इन्होंने जिंजी के किले में जो है अपना जीवन यापन किया। जो किया वो जिंजी के किले में किया। ठीक है, और भटकते रहे। तो इससे ये पता चल जाता है कि राजा राम जो थे एक ऐसे शासक थे जो कमजोर शासक के रूप में यहाँ पर भागीदार हुए थे। तो इतनी बात यहाँ से याद रख लेनी है आपको, और ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना। चलिए, होता क्या है कि राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 में। ठीक है, और इनकी पत्नी जो है अपने अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है शिवाजी। ठीक है, अल्पवयस्क पुत्र। तो तीसरे कौन है? शिवाजी द्वितीय, जिनका शासनकाल 1700 से लेकर 1707 तक रहता है। ठीक है, 1700 से लेकर 1707 तक रहता है। क्या करते हैं कि इनको जो है राज्याभिषेक कर देते हैं। अल्पवयस्क शासक होता है। ठीक है, कौन होता है? अल्पवयस्क। और संरक्षक ताराबाई संरक्षिका के रूप में, एक तरीके से संरक्षक के रूप में शासन संभालती है। क्या करती हैं? शासन संभालती है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एक महिला के हाथ में जो है शासन आ चुका है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है कि इसी चीज में जो है जब ताराबाई शासन संभालती हैं तो दक्षिण कर्नाटक में जो अधिकार होता है इनका बढ़ता चला जाता है। दक्षिण कर्नाटक में क्या होता है? इनका अधिकार बढ़ता चला जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से इनका उत्तराधिकार जो होता है बढ़ता रहता है। और इसी वजह से जब इनका उत्तराधिकार बढ़ता रहता है तो 1700 से लेकर 1707 के इस काल को जो है मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का काल कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ लोग स्वतंत्र होने के लिए मराठा लोग जो है क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। आपसी संघर्ष कर रहे थे, और बहुत कोशिश की यहाँ पर। ठीक है, और मराठों ने एक अध्यक्ष के नाम की तरह यहाँ पर भूमिका निभाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि ताराबाई एक महिला यहाँ पर थी। इस चीज से देखकर मुगल लोग जो थे परेशान थे कि एक मराठा क्षेत्र में जो है एक महिला जो है कारभार संभाल रही है एक अल्पवयस्क शासक के साथ। ठीक है, अल्पवयस्क शासक के साथ। इसी बीच में जो होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, और उसके 3 पुत्र होते हैं। औरंगजेब के 3 पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है। पुत्री का नाम है जीनत उल निशा। पुत्री का नाम क्या होता है? जीनत उल निशा। और पुत्र का नाम जो होते हैं 3, एक का नाम होता है मोहम्मद आजम। ठीक है, आजम शाह भी कह सकते हैं। और एक का नाम होता है मुअज्जम, और एक का नाम जो होता है वो होता है कामबख्श। तो मुअज्जम की स्वीकृति लेकर आजम शाह जो दूसरा बेटा होता, आजम शाह अपने महल में जो मराठों का एक वंशज पल रहा था जिसका नाम था साहू जी।
साहू जी, किसका? संभाजी का लड़का था साहू जी, ठीक है। उसको जिसको पाला था, जिसको किसको? साहू जी को पाला था किसने? जीनतुल निशा ने, जो किसकी? मुअज्जम की बहन थी, औरंगजेब की पुत्री थी, उन्होंने पाला था। औरंगजेब जो थे वो साहू जी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनकी मृत्यु हुई और उनकी कैद, उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारी कैद में है। तो आजम शाह जो होता है, आजम शाह रिहा कर देता है बहादुर शाह प्रथम की स्वीकृति से, किसको? साहू जी को, कि अब जाकर आप अपनी क्या करना है, आप अपनी ऐसा मान के अपनी चाची से, क्योंकि ताराबाई जो थी वो राजा राम राय की वो क्या थी? पत्नी थी, तो उनकी चाची की अपनी चाची से क्या करना है, आपको संघर्ष करना है, जो कहां पर? सतारा में शासन चला रही थी और दक्षिणी कर्नाटक में भी शासन चला रही थी। इस चीज को प्लान करके जो होता है कि आजम जो है वो इनको रिहा कर देता है, साहू जी को, और अगले वंशज जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? साहू जी बनते हैं। कौन बनते हैं आगे? साहू जी बनते हैं। और वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वो ताराबाई से आकर संघर्ष करते हैं, और ताराबाई का संघर्ष करने में मैं आपको बता के चलूं कि एक युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं खेड़ा का युद्ध, या खेड़के का युद्ध होता है। उस खेड़के युद्ध में ताराबाई हार जाती है, 1707 में युद्ध होता है, और ताराबाई हार जाती हैं, और ताराबाई पनहाला चली जाती हैं, और सतारा में ये अपने आप को वंशज बनाया था। अगला शासक जो बना वो कौन बनता है? वो कौन बनता है? साहू महाराज, जो 1707 से लेकर 1749 तक चलते हैं। और इस शासन में इस युद्ध में, खेड़के के युद्ध में, एक इनका ऐसा मान चलिए दरबारी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इनको एक भूमिका के रूप में कह सकते हैं, सूबेदार के रूप में रह चुके थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ। तो पहले तो ये सभासद थे, फिर बाद में सूबेदार हो गए थे। इन्होंने साहू जी महाराज की बहुत ज्यादा हेल्प की थी इस युद्ध में। तो इस वजह से जो है इन्हें पता चल गया था कि इतने पावरफुल राजा नहीं होते जितने पावरफुल पेशवा होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो उन्होंने पेशवा को ही ज्यादा पावर दे दी थी, ज्यादा शक्ति दे दी थी, और एक नया पद सेना कार्यालय का सृजन किया साहू जी महाराज ने, और वो पद भी किसको दे दिया? वो भी बालाजी विश्वनाथ को दे दिया। और इस जगह से शुरू होता है पेशवाओं का वास्तविक रूप से शासन, यानी कि मराठा साम्राज्य के वास्तविक रूप से शासक बनते हैं। चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। कौन? अब चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर है साहू महाराज। अब देखते हैं, जितना भी आपने समझा है उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो अब चौथे नंबर पर जो है वो कौन है? चौथे नंबर पर जो आते हैं हमारे, वो कौन आते हैं? साहू जी महाराज आते हैं, ठीक है। और इनका काल जो था वो 1707 से लेकर 49 तक इनका शासन रहा था। समझ गए नहीं? इनका शासन रहा था। परंतु हुआ क्या, ये एक ऐसे शासक थे, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि इनको रिहा औरंगजेब की कैद से, कैदी मानो, पाल तो रहे थे मगर प्रेम करते थे, मगर कैद से रिहा किसने कहा था? वो करा था आजम शाह ने। और स्वीकृति किससे ली थी? स्वीकृति किससे ली थी? वो ली थी बहादुर शाह प्रथम से स्वीकृति ली थी, ठीक है। परंतु इसको पाला जो था, पालन पोषण जो करा था साहू जी का, पालन पोषण जो किया था वो किया था किसने? जीनत उल निशा ने किया था, जो औरंगजेब की पुत्री थी। इन्होंने पालन पोषण किया था, ठीक है। रही बात यह कि किसके पुत्र थे? इनके पिता का नाम संभाजी था। क्या नाम था इनका पिता का? संभाजी के पुत्र थे, ऐसा लिख सकते हो के पुत्र थे, ठीक है। परंतु इनका पालन पोषण जो हुआ था वो औरंगजेब की कैद में हुआ था। किसमें हुआ था? औरंगजेब की कैद में हुआ था। औरंगजेब वैसे इनसे प्रेम बहुत करते थे, तो इनको जो रिहा कर दिया गया, उसके बाद में इन्होंने जो था क्या काम किया, इन्होंने ताराबाई से, अपनी चाची यानी कि ताराबाई से खेड़ का 1700 कब? ताराबाई से 1707 में खेड़ का युद्ध लगा, और उसमें किस किस के बीच हुआ? ये ताराबाई वर्सेस किसके बीच? ताराबाई वर्सेस साहू जी के बीच हुआ, और साहू जी इसमें विजय हो जाते हैं, और ताराबाई जो है इसमें पराजित हो जाती है। और जैसे ही ताराबाई पराजित होती है, ये कहाँ चली जाती है? पनहाला। कहाँ चली जाती है? पनहाला। और साहू जी महाराज कहाँ जाते हैं? सतारा में अपने शासन को संभाल लेते हैं। और इस युद्ध में ही कौन इनको सहायता करता है? पेशवा
बालाजी विश्वनाथ इनको सहायता करते हैं। पेशवा नहीं थे वो पहले क्या थे, तो इसी शासन से मराठा शासन में जो है पेशवा पद की पावर जो है वो ज्यादा हो गई थी और वास्तविक रूप से जो है पेशवा शासक बन गए थे। चलिए अब देखते हैं मराठा साम्राज्य में पेशवा का योगदान। अब आगे जो है वो क्या है, मराठा साम्राज्य में पेशवा का योगदान। ठीक है, देख लेते हैं मराठा साम्राज्य में पेशवा का योगदान क्या है। मराठा साम्राज्य में पेशवा का योगदान क्या रहा, और इस योगदान के रूप में चलते हुए पहले पेशवा जो बनकर आए वो कौन है। पहले पेशवा जो बनकर आए उसको हम बता देते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये बनकर। इनका शासन जो है वो कहां से कहां तक है, इनका शासन है 1713 से लेकर 1720 तक इनका शासन रहा था। क्या थे, सबसे पृष्ठभूमि उठा के लाते हैं, इनकी पृष्ठभूमि लाते हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे, 1696 में पूना में क्या थे, ये सभासद थे। पहली बात ये सभासद। फिर बाद में क्या हुए, बाद में ये सूबेदार बन गए। ठीक है जी। अंततः हुआ क्या इसके बाद क्या हुआ, सतारा में इन्होंने साहू जी को गद्दी दिलाने में योगदान दिया। गद्दी दिलाने में योगदान दिया। ठीक है। साहू जी ने सेना कारले पद बालाजी को दिया। किसे दिया, बालाजी को दे दिया। पहली बात इनकी है, बालाजी को दे दिया। ठीक है, हर बात समझ में, बालाजी को दे दिया। ठीक है। फिर इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आता है वो कहां से आता है, देखिए सबसे ज्यादा ट्विस्ट जो आता है वो कहां से आता है, ये बात समझने की है, ये समझने की सबसे बात है। क्या अभी तक तो इन्होंने करा है, और जो है साहू जी इनको 1713 ईस्वी में 1713 एडी में क्या घोषित कर देते हैं, पेशवा घोषित कर देते हैं। अब कहानी कहां से बनती है, देखिए एक कहानी आती है 1719 में, क्योंकि इस समय कौन थे, मुगल शासक थे फारूक शेर। कौन थे, मुगल शासक फारूक शेर थे। होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर क्या होता है कि यहाँ पर ये बीमार हो जाते हैं, फारूक शेर क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब फारूक शेर जब बीमार हो जाते हैं तो उनके इलाज के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक वो होता है डॉक्टर, वो उनके इलाज उनको ठीक कर देता है। और जैसे ही उनको ठीक करता है, अंततः कंडीशन ये होती है कि वो उस क्षेत्र में, ये उत्तर भारत क्षेत्र में जो है उनको व्यापार करने के लिए 3000 रुपए के मनसब पे जो है उन्हें व्यापार करने के लिए बाहर से किराए पर वो दे देते हैं। इसी चीज में मराठा लोग जो है उनका माइंड जो है खिसक जाता है, किसको साथ को देखकर, सैयद जो लोग होते हैं, सैयद बंधु जो होते हैं, उन्होंने फारूक शेर को बनाया था। अब सैयद बंधुओं के हाथ से फारूक शेर निकल चुका था। ठीक है, क्योंकि वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट हो जाता। तो सैयद बंधुओं को ऐसा लगा कि जो हमारा कठपुतली शासक था वो आज हमारे शासन में चला गया और हमारी नीतियों के सामने जो है वो एक अड़चन बन के खड़ा है। इसी बीच में इन्होंने जो है मराठा लोगों ने जो है किनसे, सैयद बंधुओं से संधि की और फारूक शेर को पद से हटाने के लिए, और फारूक शेर की वहां हत्या कर देते हैं। फारूक शेर से क्या कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है। और अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, अगला शासक बनता है रफीउद्दरजान। ठीक है। तो ये क्या होता है कि 1719 में कौन, सैयद बंधु और बालाजी यानी क्या हो जाती है, इनके बीच में संधि हो जाती है। और इसी संधियों का कहा जाता है, याद रखना, मराठों का मेघना काट। क्या कहा जाता है, मराठों का मेघना काटा। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन कई बार आ जाए ना कि मराठा का मेघना काटा किसे कहा था, तो सैयद बंधु और बालाजी के बीच में जो हुई 1719 की संधि थी उसे कहा जाता है। और ये किसने कहा मेघना काटा, जल्दी बताइए किसने कहा है। ठीक है, ये कहा है एक व्यक्ति थे, रिचर्ड टेम्पल। कौन थे, रिचर्ड टेम्पल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात कही थी। तो इतनी बात आप यहां से थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है। इसके बाद में होता है क्या कि 1720 में
जो है 1720 में जो है साहू जी बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अगले पेशवा जो बनते हैं वो साहू जी जो है इनके बड़े बेटे बाजीराव प्रथम को बनाते हैं। तो देखते हैं अब बाजीराव प्रथम का इतिहास क्या है। बाजीराव प्रथम का इतिहास क्या है उसको देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं क्या है, ठीक है। बालाजी का इतिहास क्या है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पहला शासन देख लेते हैं, बालाजी का इतिहास देखेंगे बाद में, ठीक है। तो दूसरे पेशवा कौन आए, पेशवा बालाजी प्रथम, सॉरी बाजीराव प्रथम कौन आए, दूसरे जो आए वो कौन आए, बाजीराव प्रथम, ठीक है बेटा, ठीक है। कौन आए, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ठीक है। इनका शासन 1720 से लेकर 40 तक इनका शासन रहा, ठीक। अब देखो इनकी क्या बात थी, यानी कि ये चर्चा में जो रहे एक मस्तानी बाई से चर्चा में रहे, ठीक है। दूसरी बात इनकी, इन्होंने क्या काम किया, दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो है वो हिंदू पद पातशाही का क्या करा, एक तरीके से प्रचार किया। फिर दूसरी बात ये, इन्होंने साहू जी से एक वचन कहा था, साहू जी से कहा कि अब वक्त आ चुका है कि जर्जर तने पर, यानी एक वृक्ष के जर्जर तने पर वार करने का समय आ चुका है और हमारा साम्राज्य जो है अटक से लेकर कटक तक स्थापित करने का समय आ चुका है। कहां से, अटक से लेकर कटक तक। अब सत्ता हमें अटक से लेकर कटक तक स्थापित करने का हमारा टाइम आ चुका है। इन्होंने ये कुछ बात कही थी और इसी चीज को लेकर एक तो क्या बात थी, एक तो चौथ सरदेशमुखी, एक चौथ और एक सरदेशमुखी, दो करों को लेकर हैदराबाद के निजाम से इनका संघर्ष हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि चौथ और सरदेशमुखी के कारण ही हैदराबाद से जो है इनका क्या हुआ था, ये हैदराबाद के निजाम से इनका संघर्ष हुआ था। और वो संघर्ष कब हुआ, तो एक तो 1728 में हुआ और दूसरा संघर्ष 1737 में। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, 1728 और 1737 में। तो इसमें जो हुआ था वो हुआ था पालखेड़ का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध, इसमें हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। और 1737 वाले में हुआ था भोपाल का युद्ध। कौन सा हुआ था, भोपाल का युद्ध, ठीक है। इन दोनों ही युद्धों में निजाम को हार मिली। क्या मिली, निजाम को हार मिली, बेटा इतनी याद रखना। दोनों युद्धों में क्या मिला, निजाम को हार मिली, ठीक। और पहले फिर संधि हुई, एक में दुरई की संधि हुई, इसमें कौन सी हुई, दुरई की संधि हुई, ठीक है। और इसमें जो संधि हुई वो शिवगामी की संधि, किसकी हुई, शिवगामी की संधि यहाँ पर हुई। तो इनका भी दायित्व जो है बहुत अच्छा रहा। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने अपने पावरफुल शासन और अपनी कूटनीतियों के चलते और जुझारू और मेहनत और अपने कार्य कुशलता से सबको प्रभावित किया बहुत ज्यादा। प्रभावित करने के बावजूद है इन्होंने अपना शासन 20 साल तक बहुत अच्छे तरीके से चलाया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से 20 साल तक चलाया। अंततः क्या होता है कि 1740 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और नाना साहेब के नाम से, यानी कि बालाजी बाजीराव, अगले पेशवा जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, अगले पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव। तो तीसरे पेशवा जो बनकर आए वो कौन आए, कौन है भैया, तो पेशवा बालाजी बाजीराव बने और इनका शासन जो है 1740 से लेकर 61 तक रहा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट आते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको इनकी कहानी भी पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इन्हें, एक तो पहली बात इनकी याद रखना आपको ही कि इन्हें नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो पहली बात तो इनको याद रखनी है आपको, नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। फिर दूसरी बात ये, इन्होंने निजाम से संघर्ष किया।
तीसरी अगर हम यहाँ से बात करें तो इन्होंने जो था निजाम से संघर्ष किया, अपनी राजधानी सतारा बनाई। तो राजधानी क्या बनाई? राजधानी सतारा, राजधानी सतारा बनाई। और निजाम से संघर्ष कब कब हुए? तो इनके 3 संघर्ष हुए। निजाम से कितने संघर्ष हुए? 3 संघर्ष हुए। तो एक तो हुआ 52 में, दूसरा 57 और 60। एक तो हुआ 1752, फिर 1757 और 1760 में। तीनों में ही निजाम को शिकस्त मिली, तीनों में निजाम की शिकस्त मिली। ठीक है। और इसमें क्या हुई? भलकी की संधि, इसमें भलकी की संधि हुई। भलकी की संधि 57 में जो हुआ था वो युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं सिंदरखेड़ का युद्ध। क्या कहते हैं? सिंदरखेड़ का युद्ध। सिंदरखेड़ का युद्ध हुआ। तीसरे 1760 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उदगीर का युद्ध हुआ। किसका? उदगीर का युद्ध हुआ। और तीनों में ही क्या है? निजाम को हार का सामना करना पड़ा। तीनों में निजाम को हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों इसी के चलते जो है आपको मैं बताता हूँ एक बात, खास बात क्या होता है कि जब इन्हें लगा कि मराठा सत्ता जो है बहुत पूरी तरीके से पूरे भारत में जो है विस्तारित हो चुकी है, पूरे भारत में जो है विस्तारित हो चुकी है। और मुझे लगता है कि उनका एक ये समझ भी रही होगी कि अब जो है लगभग सभी मतलब उपजाऊ क्षेत्र, दोआब क्षेत्र में जो है वो मराठा साम्राज्य ने जो है अपनी पकड़ बना ली है। इसी बीच के चलते जो है अवध के लोगों ने, अवध में जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने भी, और जो अमीर लोग थे उन्होंने भी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर एक शासक थे उनके बारे में एक नज़र देखा कि मराठाओं को अगर दबा सकते हैं तो कौन दबा सकते हैं। तो उनके पास एक नज़र गई अहमद शाह अब्दाली की। और अहमद शाह अब्दाली के बाद में एक घटना और घटती है कि क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली को अपॉइंट करते हैं मराठों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए। मतलब उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आकर क्या मराठों से लोहा अजमाए। ठीक है। और इसी बीच में जो होता है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, क्या कारण था। ठीक है। सब चीज बात करेंगे, सब बात करने वाले हैं हम पानीपत के तृतीय युद्ध। तो अब जो कहानी है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है। ये हुआ था 1761 में। और किस किस के बीच हुआ था? ये मराठों और वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच हुआ था। ठीक है। पहले तो देख लेते हैं इसका कारण क्या था। तो इसका कारण देख लेते हैं पहले क्या था। पहले इसका कारण देख लेते हैं, कारण क्या था, युद्ध का कारण क्या था। तो देखिए क्या था। पंजाब क्षेत्र में एक राजकुमार तैमूर, कौन? राजकुमार तैमूर, यानी कि क्या होता है, इसका कारण क्या था? पंजाब क्षेत्र में राजकुमार तैमूर को प्रतिनिधि के रूप में, किसको प्रतिनिधि के रूप में कौन नियुक्त करता है? प्रतिनिधि के रूप में अहमद शाह अब्दाली नियुक्त कर देता है। मगर होता क्या है कि मराठा लोग जो है ना तैमूर को जो है शासन से हटा देते हैं और अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। पहला कारण ये कि पंजाब क्षेत्र में तैमूर शासक जो होता है, राजकुमार तैमूर, वो अहमद शाह अब्दाली से अपॉइंट करते हैं और ये मराठा लोग जो है इसको हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। तो कारण था ये। इस चीज से जो है अहमद शाह अब्दाली जो है वो गुस्सा हो जाता है बहुत, और उसे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर मेरी एक बदनामी है, मेरी आस्था पर एक ठेस पहुंची, और उसके दिमाग में रहता है कि मराठों से बदला लेने का। और इसी बीच में जो है अवध के शासक और भारत के जो शासक थे वो अहमद शाह अब्दाली से जाके मिल जाते हैं, क्योंकि मराठा शक्ति जो है बहुत अच्छे तरीके से उभर कर सामने आ रही थी। अब इसी बीच में ये जो युद्ध होता है तो मराठों की तरफ से केवल एक व्यक्ति था, सूरजमल, यानी कि प्रारंभ में कौन है? प्रारंभ में जो सहायता देता है वो कौन देता है? सूरजमल देता है, और कोई इनकी सहायता नहीं करता है। जबकि अहमद शाह अब्दाली की ओर आमिर व्यक्ति जितने भी थे देश के, वो लोग सहायता करते हैं। फिर दूसरी बात, जितने भी सैयद लोग जो होते हैं वो भी इनकी सहायता करते हैं। ठीक है। और अवध के शासक जो होता है ये भी इनकी सहायता करते हैं। और इस बीच में क्या होता है? मराठों का पतन हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली जो है पानीपत के युद्ध में जीत जाता है। ठीक है। अब देखिए मराठों का हारने का कारण क्या है। मराठों का हारने का कारण मैं आपको बता देता हूं क्या कारण है। पहला कारण तो यह है कि वह स्त्रियों को युद्ध में साथ ले जाना। एक तो कारण ये था।
और ये किसने शुरू करा था? साहू जी ने शुरू किया था। दूसरा कारण ये हो सकता है भारी तोपें, भारी तोपें। तीसरा ये था अब्दाली का भारतीय शासकों ने साथ दिया, शासकों ने साथ दिया, एक कारण ये हो सकता है। ठीक है, चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण ये हो सकता है मराठों का हारने का कि क्या था कि गुरिल्ला पद्धति छोड़कर, गुरिल्ला पद्धति छोड़कर इन्होंने क्या था, प्रत्यक्ष रूप से जो है ये सामना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मराठों के बीच में और कौन कौन थे इस युद्ध में। मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो वो किसने किया था मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। एक तो बाजीराव के चचेरे भाई सदा शिव राव ने नेतृत्व किया था। और एक बालाजी के पुत्र, एक इनके पुत्र बालाजी के पुत्र विश्वास राव ने नेतृत्व किया था, विश्वास राव ने नेतृत्व किया था। ठीक है, इनकी तरफ से नेतृत्व इन्होंने किया था और अहमद शाह अब्दाली अपने तरफ से उधर था। ठीक है, तो ये था। और इसी में क्या होता, मराठे हार जाते हैं और शायद ऐसा मान के चलिए इसी चीज में जब मराठाओं को हार मिल जाती है तो अंग्रेज लोगों को जो है अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली छोड़कर चला जाता है इस क्षेत्र को, मराठा वैसे हार चुके हैं, अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने का यहाँ पर मौका मिल जाता है। और इस बीच में जो कमजोर शासक होते हैं बाद में वह आंग्ल मराठा संघर्ष युद्ध होता है। तो दोस्तों उसके लिए हमको एक नेक्स्ट सेशन पर और आना पड़ेगा, एक नेक्स्ट सेशन और लेकर आएंगे इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मराठों का संघर्ष, किस तरीके से मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजों ने शासन किया। ठीक है, किस तरीके से वो उसमें सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको सेशन में मजा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए भाई पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, और अच्छे से अच्छी वीडियो देखने के आप प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको पूरा सटीक डाटा मिलेगा। और आपको शायद जितनी वीडियो है अगर लगातार आप देखोगे तो आधुनिक इतिहास को याद करने का एक बेस्ट और एक याद रखने का लंबे समय तक बेस्ट तरीका आपको वहां मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल कनेक्ट किया गया है कोई भी कारण क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता पानीपत का युद्ध क्यों हुआ था तुरंत से, मैंने कारण बताया इसका इसलिए हुआ है, फिर हारे क्यों ये भी मैं बताऊं, सारी तरीके की बातें हम इसमें इनपुट और आउटपुट हम दोनों ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहो आप अपने चैनल से, आपका अपना प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, कल मिलते हैं आपको इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।